चलिए, तो हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग एटम के अंदर जाएंगे और अंदर से अंदर जाएंगे और कमेंट बजा देंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया? डाल्टन ने बताया था। क्या कहा था डाल्टन ने? जवाब बताओ, तुम बताओ। मुनीर कौन? एटम तरबूज की तरह होता है। वो थॉमसन ने कहा था, डाल्टन ने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड अनडिविजिबल। ये कहा था डाल्टन, यानी एटम सबसे छोटा पार्टिकल हो गया। ठीक है ना, लेकिन इस चीज को किसने रॉन्ग प्रूफ किया? जे थॉमसन। देख रहे हो, रॉन्ग प्रूफ करने के लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। किसको? डाल्टन को। क्यों? क्योंकि डाल्टन बाबा थे। और बाबा ये हमारे इधर वाले बाबा की तरह नहीं होता। तो क्या आपकी बात गलत है? आपने मुझे साबित किया कि मैं गलत था, मेरी जानकारी में आपने इजाफा किया है। ठीक है, लेकिन बाबा को समझाने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ये नहीं मुंह उठाया और प्रूफ कर दिया। इज्जत के साथ, अगर उनके मर्तबे का लिहाज करते हुए उनको बताना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे आप देख लीजिए तो के साथ उनको बताना। खैर, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ट्यूब ली। ठीक है, आ गई, कोई ट्यूब बनाने लायक है नहीं है, चलो इसी से बना देते हैं। नहीं बनेगी इससे, किससे बनेगी? इससे बना देते हैं। और कलर ले लेते हैं वाइट, या ये ले लेते हैं, ये ली। और इसको क्या किया? रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद उसको ऊपर ले गए। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही मेरी अंग्रेजी से? चलिए, अब इस ट्यूब में क्या किया उन्होंने? एक प्लेट इधर लगाई, एक प्लेट इधर लगाई, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया। अब देखो, अलग से टाइम चाहिए होगा इनको बनवाने के लिए, ये नहीं कि साथ में बना लें। ये हो गया बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। चलिए, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है उसको हम एनोड कहते हैं, उसको हम एनोड कहते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, गुड। इसके अंदर इन्होंने एक छोटा सा क्या किया? ट्यूब लगाई। ये पंप है, क्या है?
वैक्यूम पंप। ठीक, वैक्यूम पंप से क्या किया, अंदर से सारी गैस खींच ली। अगर गैस नहीं खींचेंगे तो इसका प्रेशर कितना होगा, 760 mm Hg। चलो आगे, अपना बन गया 760 mm Hg। किसका प्रेशर होता है? हमारे एटमॉस्फेयर का। इस वक्त हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है हवा का, वो 180 mm है, यानी 760 mm Hg है। ये प्रेशर होगा जब मुझसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस ट्यूब को बनाते वक्त उतनी गैस उतने प्रेशर से अपने आप आ जाएगी। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है? नहीं, वैक्यूम पंप क्या करता है घर में? हवाई देता। कैसे? पूरा नहीं, तुम भी गिर जाओगे तो वो भी खींच लेगा। जो चीज मिलती है उसको अपने अंदर खींच लेता है, तो भैया तो उसको भी अपने अंदर खींच लेता है। जी पहले है डॉक्टर साहब, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद फोन कर लो, आपको कॉल बैक करो, ठीक है? तो अपने अंदर खींच लेता है। तो यहाँ जब मैं वैक्यूम पंप लगाऊंगा तो क्या करेगा वो, इसकी गैस जो इसके अंदर गैस है, और गैस कौन सी होगी, जो एयर में होती है, वो सारी गैसें इसके अंदर होगी, उसको क्या करेगा, खींच लेगा। और खींचने के बाद यहाँ का जो प्रेशर होगा ये डिक्रीज होकर के हो जाएगा 10⁻³ mm Hg। ठीक है, इतना प्रेशर कम हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने क्या किया, इसको डिक्रीज करके क्या कर दिया, 10⁻³ mm Hg कर दिया। मुझे आप बता सकते हैं कोई सज्जन कि ये प्रेशर कम कैसे हो गया अंदर, क्या हुआ होगा अंदर ऐसा जो ये कम हो गया? अंदर ऐसा क्या हुआ कि कम हो गया? इसके अंदर के बहुत बोलिए। पार्टिकल कम हो गया, इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, व्हाटएवर, और डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, वो सब का क्या किया, उसने खींच लिए तो अंदर गैस ही नहीं बची। प्रेशर बनता कैसे है? प्रेशर बनता है जब कोई चीज जाकर टकराती है दीवारों पे, तो दीवारों पे टकराती है तो उस पर फोर्स लगाती है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सर क्या नई नई बातें बता रहे हैं, ये सब बेटा 9th में पढ़ चुके हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। गैस जाके टकरा रही है दीवार पे, मान लो यही एयर जाके यहाँ टकरा रही है, जब ये दीवार पे जाकर के टकरा रही है तो उसको फोर्स लगा रही है। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही होता है। जब टकराएगी तो उसके पास क्या होगा, गैस के बाद मास होगा और वेलोसिटी होगी, कुछ टाइम लेगी टकराने में, तो यही तो फोर्स हो जाएगा। गई और वापिस आएगी, तो फोर्स मिल गया। यहाँ से फोर्स मिल गया तो जिस एरिया से टकराई उस एरिया से डिवाइड कर दी, उसका प्रेशर आ जाएगा। मेरी बात को समझ में आई या ऊपर से निकल गई ना, कुछ है। चलो अल्लाह रहम करे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये देखा है कभी फॉर्मूला? हाँ, कोई भी चीज चल रही होती है तो उसमें मास होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, वो जब गुणा करोगे तो मोमेंटम आ जाएगा।
और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ये फोर्स होता है। मैंने ये पेन यहाँ पे फेंका या बॉल मारी ऐसे और ऐसे वापस आ गई, तो जब जा रहा होगा जिस मोमेंटम से टकराया, कुछ मोमेंटम हुआ ना, कुछ मास आया है, कुछ वेलोसिटी है, तो उससे टकराया, तो वो वाला क्या हो जाएगा, वो तो इनिशियल वाला हो जाएगा, टकराने वाला, और टकराने के बाद क्या हुआ, वापस आया, तो फाइनल वाला ये हो जाएगा। उन दोनों को लिख लिया आपने, और फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को घटा दिया। और टाइम कितना लगा टकरा के वापस आने में, टाइम टी लगा, लेकिन कितना होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। भाई सेकेंडों से भी कम टाइम में तो टकरा के वापस आ जाएगा, वो टाइम नीचे रख दिया, उससे फोर्स आ जाता है। तो गैस के मॉलिक्यूल में बॉल की जगह गैस के मॉलिक्यूल ले लो, एटम ले लो, वो भी तो जाके टकराते हैं दीवार से। जिस कंटेनर में रखे रहते हैं, इस कमरे में हवा है तो वो भी दीवारों से टकरा रही है ना, टकरा रही है, तो क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ये चेंज इन मोमेंटम है और डिवाइडेड बाय टाइम है, जितने टाइम में वो टकरा के वापिस आएंगे, उससे आप फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स आ गया, ठीक है। फिजिक्स का टॉपिक नहीं पढ़ा था, उससे ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा। और उसी फोर्स को एरिया से, जितने एरिया में टकराई उसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखने अगर काम की बात लगी हो तो अपने कोने में एक तरफ लिख लीजिए, ये फॉर्मूला याद हो जाए, यहाँ से शुरू करिए, फिर ये वाला लिखिए, फिर ये वाला लिखिए, और काम खत्म। प्रेशर कैसे डेवलप होता है किसी को तो ये भी नहीं पता, लेकिन अब पता होना चाहिए। फिर क्या किया, इतना तो प्रेशर कर दिया 10⁻³ mmHg और 10,000 वोल्ट का बैटरी लगा दी, वोल्टेज लगा दिया। हमारे घर में जो बैटरी यूज होती है कितने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट। कितने की सुना, 1.5 लाख की, 12 वोल्ट जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं वो 12 वोल्ट की होती है। और पेंसिल साइज कितने का होता है, याद है ना, नहीं 1.5 वोल्ट का छोटा वाला जो पेंसिल सेल होता है, तो पहले लगता था, अब तो लगता नहीं, वो 1.5 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट की सोचो कितने, वो कितनी बैटरियां लगानी पड़ेंगी, तब आएगा इतना वोल्टेज है। तो हम तो उसके लिए ट्रांसफार्मर लगा करके कर देंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा काम भी करता है, वाइस वर्सा भी, हाई को लो में, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, एसी डीसी ये पढ़ेंगे फिजिक्स, तुम लोग 12th में पढ़ोगे, ठीक है। और 12th का आदि पढ़ना हो तो क्लास 7 बदल लेना, ठीक। हाँ वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर से ये जो नेगेटिव कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इस प्लेट पे नेगेटिव होगा, है बोलो, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा भाई, सॉरी चल भाई कहाँ गया, इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। लिखो इस पर फटाफट नेगेटिव लगाओ यार, मेरे साथ साथ बना लिया करो, जब मैं तुम लोगों की तरफ मुंह करके बोलूं तो फिर ध्यान से सुना करो, क्योंकि तब मैं भी नहीं बना रहा होता। इधर पॉजिटिव होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से कनेक्टेड तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या उन्होंने देखा कि कोई यहां से चीज निकल रही है और इधर को जा रही है, सीधी जा रही है पॉजिटिव में, ठीक है। ये चीज देख तो वो भी चुके थे, कौन, फैराडे था, और उन्होंने उसका नाम भी दे दिया था, क्या नाम दिया था, कैथोड रे। लेकिन और कुछ नहीं बता पाया। जे थॉमसन ने क्या किया,
इसके बारे में बताया कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब यह है कि ऐसा पार्टिकल जो कोई भी गैस लो उसमें पाया ही पाया जाए। देखो बात सही है नहीं? कोई भी गैस लो, कोई भी एटम लो, इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उस वक्त थोड़ी पता था उनको इलेक्ट्रॉन है नहीं है, उन्होंने कैसे पता लगाया होगा? दिमाग लगाओ, ये फंडामेंटल है। बताओ, तुम बताओ इसका देखे याद है तुमको? नहीं, यहाँ पे वो शीट लगाए हैं। फंडामेंटल पार्टिकल कैसे है, ये कैसे पता लगा उनको? अलग अलग गैस करके दी, गैस उन्होंने अलग अलग गैस कर दी, कभी हाइड्रोजन ली, कभी नियॉन ली, कभी हीलियम ली, कभी आर्गन ली, कभी ऑक्सीजन ली, कभी नाइट्रोजन ली, और सब जगह क्या देखा? ये पार्टिकल मिल रहा है, इसका मतलब हर एटम में मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया? ये फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, क्लियर हुई बात? लिख लिया है फंडामेंटल पार्टिकल है? नहीं लिखा? इसको लिखो, फिर अगली बात बताएंगे। कहानी के साथ साथ चलते रहो। कौन सा था? थॉमसन मॉडल। अबे मॉडल क्या था उसमें, ये बताया था। हाँ, क्या बताया था तुमने? तरबूज वाला हाँ, मैं वाटरमेलन। ठीक है, तो वाटरमेलन था। तो क्या बताया उन्होंने कि ये जो लाल वाला पार्ट है, ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें पीले पीले इलेक्ट्रॉन है। मैं काले कर देता हूँ, पीले तो दिख नहीं रहे, काले कर देता हूँ या नीले कर देता हूँ। नीले नीले गगन तले, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वाटरमेलन का उन्होंने मॉडल दिया। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे जे थॉमसन साहब खत्म हो गए और ये एटम का मॉडल आ गया। पहली बार दुनिया में, पहली बार एटम का जन्म हुआ मॉडल का, जिसमें एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव कैसे पता चला उनको? पॉजिटिव भी है इसके अंदर। उन्होंने तो नेगेटिव देखा, पॉजिटिव कहाँ से पता चला? फोटो हाँ, ये 11th की क्लास में पढ़ते थे। हाँ बोलो। वो तो नेगेटिव चार्ज हुआ ना उससे, वो जो निकला है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, ये कैसे पता चला? तुम बताओ चलो जवाब, एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है, ये कैसे पता चला? नो यार, एटम जो है इतना तो सबको मालूम था ना कि एटम न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो साला तुमने नेगेटिव निकाल दिया तो पॉजिटिव रहेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। कॉमन सेंस, ऐसी बात है। वो साइंटिस्ट थे तो उनको ये बात फौरन समझ में आ गई, सभी को आ गई। तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, घिसो तो समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है ना? भाई नेगेटिव चार्ज अलग हुआ तो वो तो न्यूट्रल था, उसमें से तुमने नेगेटिव निकाला, इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव मौजूद है, जो दोनों मिलकर के ही तो न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल का मतलब समझते हो ना? क्या स्टेबल? जो स्टेबल कैसे हो जाएगा न्यूट्रल का मतलब? न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, वरना तो तुम लोग कुछ और समझ लेते हो। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। तो तुमने इसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल लिया। क्या निकाल लिया? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या बचेगा? खाली पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना। बोलो, नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो पॉजिटिव ही तो बचेगा। और नहीं होगा पॉजिटिव, अब ला करके दोबारा नेगेटिव चार्ज डाल दो इसमें, बोलो तो क्या हो जाएगा? फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को। क्लियर हो गई बात? बनाया नहीं किसी ने, अब बता कोई नहीं पाया था, उसके बावजूद नहीं बनाते हो तुम लोग। क्या है?
रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी, कि एटम में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके लिए क्या किया था इन्होंने, किसी को याद है, तुम बताओ सागर, तुमने पढ़ा हुआ है। हाँ, एक गोल्ड की फॉइल ले ली, किसकी, गोल्ड फॉइल। फॉइल क्या होती है जी, तुम बताओ सिद्धांत। हाँ, फॉइल बिल्कुल पतली सी जो झिल्ली की तरह होती है, जैसे चांदी का बर्फ होता है, मिठाई पे लगाते हैं, और बड़ी दुकान पे चले जाओगे तो सोने का बर्फ भी लगाने लगे, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल उतनी पतली बर्फ की तरह क्यों ली गोल्ड की, तुम बता सकते हो सागर। इसलिए कि गोल्ड की के वर्क को पीट करके सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है, उसके बाद चांदी का नंबर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है, मैलेबिलिटी सबसे ज्यादा गोल्ड की होती है। इसलिए उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम इसके अंदर कम हो गए, एक एक एटम ही लाइन में रहे, या दो दो या चार चार। मोटी रहेगी तो बहुत सारे एटम आ जाएंगे ना, जितनी पतली रहेगी उतने कम एटम आएंगे उसके अंदर, बोलो आएंगे नहीं आएंगे। तो ये था मकसद। अब क्या किया उन्होंने, इसके बाद ये किया, जल्दी से मेरी बात को ध्यान से सुने। एक यहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया, क्या ले लिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल। बताओ सागर, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, तुम यार बताओ, मुझे को आया है, करा रहा हूं। बताओ कौन जानता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, तुम जानते हो शोएब, रमेश, पार्टिकल रिएक्ट करते हैं, तुम बताओ, या इन अनस्टेबल होते हैं, तो क्या करते हैं फिर वो, हाँ अपने अंदर से पार्टिकल निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं, और पॉजिट्रॉन भी निकालते हैं। इस पे प्लस चार्ज कर देंगे तो पॉजिट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो बीटा पार्टिकल, ठीक है। अपने अंदर से अपने अनस्टेबल होते हैं, दैट्स राइट, इसीलिए तो निकल रहे हैं इसके अंदर से, अपने आप को तोड़ रहे हैं, तोड़ करके, जैसे किसी आदमी को या किसी को फिल्मों में दिखाते हैं कि किसी को बीमारी हो गई, झड़ रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है, झड़ रहा है, ऐसे ही इसमें से क्या निकलते हैं, पार्टिकल निकलते हैं। कितना मजा आ रहा है, तो जल्दी लिखो अब क्या होने वाला है, आगे कहानी शुरू करते हैं। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से रेज निकालते हैं, अल्फा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की, गामा रेज, ठीक है। तो इन्होंने जो रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया वो वाला लिया जिसके अंदर से ज्यादा अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। कौन सा वाला लिया, जिसमें से ज्यादा अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। हाँ, अल्फा पार्टिकल, कोई अल्फा पार्टिकल बता सकता है क्या होता है इंतमाम, हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2
इसमें से तुम -2 इलेक्ट्रॉन कर दो तो क्या बचेगा? हीलियम 2 प्लस। हीलियम 2 प्लस क्या होगा और क्या होगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों निकाल दिए तो क्या बचा? खाली न्यूक्लियस बचा। हीलियम का खाली न्यूक्लियस बचा, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना, यही पूछना चाह रहा था। तो कोई और हो गए। तो ये क्या हो गया? मान लो ये हीलियम एटम है, ये न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 ही न्यूट्रॉन है, और ये इसका एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, दोनों निकाल दिए तुमने, -2 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो क्या बचा? खाली न्यूक्लियस ही तो बचा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के साथ। इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, बनाओ ये वाला डायग्राम आइंदा, ताकि अल्फा पार्टिकल बहुत जगह यूज होगा। ये हम लोग 12th का रेडियो एक्टिविटी वाला न्यूक्लियाई चैप्टर का पार्ट पढ़ रहे हैं। अगर सब कोई चीज ऐसी नहीं है जो यूज की नहीं है, ये वहां दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो अभी से सीख जाओगे तो वहां पे बिल्कुल आसान हो जाएगी सारी चीजें। तो इसको अल्फा पार्टिकल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, He2 प्लस। ओके, चलिए गुड। ये न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी अच्छा खासा भारी होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है। चलो आगे बता देंगे, तो आ जाइए। तो इन्होंने कौन सा वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया? जो अल्फा पार्टिकल निकालता है। तो अब इन्होंने क्या किया? काउंटर लगा दिया, जो काउंट कर रहा है कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, उसका मेथड है। तो इन्होंने देखा कि मैंने 20,000 अल्फा पार्टिकल निकाले। कितने? 20,000। अब इन 20,000 का क्या हुआ उसको समझना है। 20,000 में से 19,995 तो आ गए सीधे यहाँ पर, यानी 99.99% यहाँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सीधे आ गए। सीधे ऐसे फायरिंग की और सीधे यहाँ पहुंच गया। ठीक है, बाकियों का क्या हुआ? बाकियों को इन्होंने देखा कि कुछ गए ऐसे और ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ गए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे मुड़ गए। ठीक है, तो जो ये 5 हैं इसमें से 4 तो ऐसे मुड़ गए। ठीक, समझ में आ गई बात? हाँ, 4 बेंड हो गए, अपने रास्ते से डेविएट हो गए। बनाओ जल्दी से डेविएट वाला। ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, ये मत समझ लेना बिल्कुल 100% इतने ही हुए थे। 10-5 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। परसेंटेज में समझ सकते हो कि 99.9% ऐसे हुआ। बन गया? देखो, 20,000 में से एक वो टकरा के अट्ठा बिल्कुल वापस आ गया। क्या हुआ? एक अल्फा पार्टिकल जो 20,000 में से एक था ऐसे सीधा गया और सीधा ही वापस आ गया। ये बन गया एक्सपेरिमेंट। अब उनकी ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू करो। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया? डायग्राम बन गया तो मैं लिखाना शुरू करूं। तो बताओ, सारे पार्टिकल सीधे चले गए 99.9%। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, इधर बताएं। जमीन इंतजाम, हाँ पहले ही बताओ फिर हुआ पाएंगे। सीधे चलेगा बिना डेविएट हुए। तो कुछ है यानी बीच में पार्टिकल बीच में एटम उठ गया फिर। हाँ, ये नहीं ना बात।
इसका मतलब कि सारा स्पेस खाली पड़ा है, मैदान खुला पड़ा है। स्टेडियम में गोली चलाओ, कहीं भी चलाओ, साला किसी को नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैदान में कोई आदमी नहीं है। समझ गया? तो लिखो, एटम हैज ऑल द एम्प्टी स्पेस अराउंड इट। या हाँ चलो बस यही लिखो, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली, एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली। एक साहब गांव में गए, जाकर के चाय वाले से कहा प्लीज 2 कप टी। तो वो चाय वाला 2 कप टी, तेरा बाप कप टी, तेरा पूरा खानदान कप टी। आ गया? तो ये वही है एम्प्टी। एम्प्टी माने खाली। ओके, तो पूरा स्पेस खाली है, इसीलिए सारे अल्फा पार्टिकल सीधे दाएं दाएं निकल गए, कहीं मुड़े नहीं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ये जो पार्टिकल वापिस आया, इसका मतलब रास्ते में कोई ऐसी चीज मिली, बॉल है, और मैं किसी के सर पे घुमा के मारूं तो क्या होगा? बॉल वापिस आ जाएगी मेरे पास। सर ऐसे हो जाएगा तो बॉल ऐसे निकल जाएगी। लेकिन अगर बॉल को वापिस आना है बिल्कुल, तो सामने इतनी भारी और बड़ी चीज होनी चाहिए कि उसका वो बाल भी बांका नहीं कर पाए और ये वापिस आ जाए। तो इससे उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि इस गोल्ड के एटम के अंदर, गोल्ड फॉइल किससे बनी है? गोल्ड के एटम से बनी हुई है। और गोल्ड के एटम के अंदर एक जगह ऐसी है जहां पे के गोल्ड का पूरा मास इकट्ठा है, और वो इतना भारी है, भारी है जाहिर सी बात है, तभी उन्होंने वर्ड इकट्ठा किया कि सारा मास वहां पे इकट्ठा है, कि उससे अल्फा पार्टिकल जैसी भारी चीज जिसमें के कितने प्रोटॉन थे? 2। कितने न्यूट्रॉन थे? 2। ये दोनों 4 भारी चीजों के साथ, 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ जाकर उससे टकराया, और टकरा के 180 डिग्री पे रिटर्न कर गया। इसका मतलब कि कोई बहुत भारी चीज है एटम के अंदर, और वो भारी चीज का नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस, और कहा कि सारे के सारा एटम का वजन उसी भारी जगह पर, उसी न्यूक्लियस में रहता है। तो लिखो इस बात को, सेकंड पॉइंट को क्या लिखोगे कि बाय ऑब्जर्विंग द पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक बाय 180 डिग्री। यहां पे एंगल क्या बनाया है इसने? 180 डिग्री का। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एटम हैज a space in which all the mass of atom is present। समझ में आया? एटम के अंदर कोई एक ऐसी जगह है, स्पेस है, जहां पे एटम का सारा मास पूरा का पूरा प्रेजेंट है, मौजूद है। उसी से टकराने की वजह से, और ऐसा टकराया हेड ऑन, बिल्कुल आमने सामने, कि उसे वापस जाना है। समझ गए? और तीसरा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ये जो वापस जो बेंड हो गया थर्ड, उसमें क्या उनको समझ में आया कि वो जो बेंड हुए, कि वो जो एटम है, ये तो पता चल चुका था कि एटम में पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव पार्ट भी होता है, जे थॉमसन की वजह से, ठीक है। अब वो पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहाँ होता है? वो उन्होंने कहा न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। ये रहा मेरा न्यूक्लियस, और इसमें होता है, और उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ कि जब ये अल्फा पार्टिकल आया, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया? ये बेंड होकर के जो इसके पास से गुजरे वो क्या हो गए? वो बेंड हो गए, ठीक है। तो बेंड वाले क्या बता रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल गेट रिपेल्ड। लिख लो थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सम अल्फा पार्टिकल
some alpha particle get deviated, some alpha particle get deviated, ATED, deviated मतलब पाथ को भटक जाना, deviated from their path due to repulsion of the nucleus, by the nucleus, of the nucleus, due to repulsion by the nucleus of gold atom। तो ये तीन उनकी मेन ऑब्जर्वेशन थी और इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एटम का मॉडल दिया। चलूं आगे, उनके एटम का मॉडल बनाऊं, इसे हटाऊं, हैं? चलिए, तो कुछ नहीं, गोला बना लीजिए, जल्दी से बनाइए बढ़िया सा गोला। उन्होंने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये उनका मॉडल, ठीक है। ये मॉडल बनाइए, दिस इज दी मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, जो हम कब तक पढ़ते हैं, 10th क्लास। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। तो नीचे लिख सकते हो, हैंस रदरफोर्ड gave this model of atom, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। अब इस मॉडल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई थी, ड्रॉबैक्स आए थे। वो ड्रॉबैक हम लोग देखेंगे। चलिए, हो गया। अच्छा, अब लोगों ने जब इनसे पूछा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच नहीं लेगा सर जी, बोलिए, तो उनका जवाब क्या होगा। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको न्यूक्लियस खींच लेगा अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, बोलिए। अट्रैक्शन होगा ना, तो क्या जवाब दिया होगा। उन्होंने फिजिक्स लगाई, न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटन साहब जो फिजिक्स बता चुके थे, क्या कि जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है,
उस फोर्स का क्या नाम होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम होता है? बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, इस फोर्स का नाम होता है, बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको लिखो, सेंट्रीफ्यूगल, दोबारा नाम बताऊंगा नहीं और याद होना चाहिए, फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, चलो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? बोलिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? mv² अपॉन r के बराबर। ये याद रहना चाहिए क्योंकि आगे बहुत यूज होने वाला है इसका। हो गया? mv² अपॉन r क्या है? यहाँ पे r है रेडियस, सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसका नाम r है, ये रेडियस है। ओके, m क्या है? ये मास है, जो चीज घूम रही है उसका मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो। और v क्या है? v वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। इससे आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है? मेरी बात समझ में आई? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो बता रहे हो कि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो फोर्स किसके बराबर होता है? उसको क्या कहते हैं? कूलम फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या है यहाँ पे? कूलम फोर्स। जो चार्ज के बीच में लगता है, न्यूक्लियस में भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज, तो उनके बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि प्लस और माइनस है। तो कितना होता है ये? K Q1 Q2 अपॉन r²। ये और ये बराबर हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल है, इसको मान लो सेंट्रीफ्यूगल CF कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा कि कूलम चार्ज इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। अगर दोनों बराबर होंगे तभी तो इस सर्कल में घूमता रहेगा, वरना जो ज्यादा होगा वो अपने साथ ले जाएगा ना, आगे बढ़ जाएगा उस तरफ। इतना बना लिया, मिटा दूं अब ये। तो ये भी लिख सकते हो कि mv² अपॉन r इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। और Q1 क्या है? E, इसकी भी वैल्यू लिख देता हूं, चलो। क्या हो जाएगा? K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन0। ठीक है? और Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और Q2 क्या है? बोलिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि Z के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर, इंटू E डिवाइडेड बाय r²। ये बात। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस। अब यहां पर कोई बात समझ में नहीं आएगी? एक Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो उसकी जगह E लिख दिया मैंने, दूसरा Q न्यूक्लियस का चार्ज है तो उसकी जगह ZE लिख दिया मैंने, क्योंकि उसमें कितना चार्ज होगा? जितने प्रोटॉन होंगे। और चार्ज प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों बराबर होता है, ये बात तो पता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? बोलो फिर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों बराबर होता है, दोनों के नंबर बराबर होते हैं, इसीलिए तो एटम न्यूट्रल होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? आगे बढ़ जाओ। चलिए, इतनी लंबी लाइट कैसे दे दी यार? चलिए, गुड। तो ये हो गया, घूम रहा है। उन्होंने कहा कि इसलिए ऑर्बिट में घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन को वो खींच नहीं पाता है न्यूक्लियस। खींच पाएगा?
बोलो भाई, कितना खींच पाएगा भाई? ये बाहर इसको ले जाएगा ना उतनी ताकत से जितनी ताकत से ये अंदर रहेगा, तो बीच में बैलेंस बन जाएगा ना, तो वहीं पे घूमता रहेगा। क्यों भाई, किसी को इसमें डाउट है? बराबर कर दिया ना दोनों के दोनों, ये रहे। तो ये लिख लिया, आगे बढ़ जाओ। चलिए गुड, तो ये एटम का मॉडल हो गया रदरफोर्ड। चलिए ओके, अब आए मैक्सवेल साहब। कौन आए? मैक्सवेल। लिखिए मैक्सवेल, MAXWEL, मैक्सवेल। उन्होंने क्या खेल खेला? उन्होंने रदरफोर्ड साहब के मॉडल को फेल कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, मैक्सवेल कैसे फेल किया उसको समझो। मैक्सवेल, ठीक है। इन्होंने कहा, क्या कहा? एवरी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits रेडिएशन। लिख लिया? लिखा नवीन? लिख रहा हूँ, क्या मतलब है? जब मैं उधर मुंह करके लिख रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं लिख रहे हो साथ में? 2 महीने हो गए इसी बात को मुझे रिपीट करते हुए। एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो मूव कर रहा है, बताइए इसका एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये इधर को जा रहा है, ये वेलोसिटी है। क्या इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है? कैसे हो रहा है बताओ? ये जो है ना लेट बिना पता हुए सबने कह दिया हो रहा है, तो मुझे गर्दन मिला भी हो रहा है। पता होना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है। बोलो नवीन, क्यों हो रहा है? ये सब मैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा। हाँ, क्यों हो रहा है बताओ इसमें। इस एटम के बगल में जो दूसरा एटम है, मैं तो दूसरे एटम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती दूसरा एटम, मैं खाली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। बताओ दिमाग क्यों हो रहा है एक्सेलरेशन? तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट यहाँ बनाएंगे, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब बता सकते हो इन दिमाग एक्सेलरेशन कैसे आया? डायरेक्शन से चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन का क्या ताल्लुक? डायरेक्शन से। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो लिखेगा नहीं कोई, डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो रही है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरे डायरेक्शन होता है। ये तो हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। 2 तरीके की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, अब नहीं अगर याद है तो इसको लिख लो। वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। इतनी बात खाली लिख लो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें कितनी चीजें होती है? 2 चीजें। एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन।
दो चीजें होंगी, दोनों में से कुछ भी चेंज होगा तो वो चीज चेंज होगी। हो गया है? तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो, मतलब स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, और जो मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। मतलब 10⁶ मीटर पर सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है। 10⁶ मीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 1000 किलोमीटर चलती है। यानी एक तुम्हारा घर कितनी दूर है यहाँ से? 1000 तकरीबन होगा 700-800 है ना, मान लो। तो एक सेकंड में मान लो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से चलता है। और कहाँ चलता है? आंख से भी नहीं देख सकते, इतनी छोटी जगह में इतनी स्पीड होती है इसकी। तो इतनी स्पीड से चल रहा है, तो ये स्पीड नहीं चेंज हो रही, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कोई भी दोनों में से चीज चेंज होगी तो चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है? तो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है नहीं हो रही? और टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन हो गया। बोलो हो गया एक्सेलरेशन? नहीं हो गया? और एक्सेलरेशन होते ही मैक्सवेल साहब ने क्या कहा? मैक्सवेल साहब ने कहा कि एवरी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है ना, उसमें चार्ज होता है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसमें से रेडिएशन निकलेगी। यानी ये दनादन अपने अंदर से क्या निकालेगा? रेडिएशन। ऐसे ऐसे ऐसे। और रेडिएशन जो निकलती है तो वो क्या होती है? उसमें एनर्जी होती है। रेडिएशन में क्या होती है? एनर्जी होती है। उस एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एच न्यू से। ठीक है? ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये फॉर्मूला मैक्स प्लैंक ने दिया था। क्या नाम था उनका? मैक्स प्लैंक। ये फॉर्मूला किसने दिया था? मैक्स प्लैंक। ये साइंटिस्ट के सब नाम याद होने चाहिए, सब इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं हमारी जिंदगी के। मैक्स प्लैंक में कोई भी रेडिएशन हो, जैसे लाइट आ रही है तो लाइट का मुझे आप बता दो ये न्यू क्या है? न्यू। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है? डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड को वेलोसिटी के क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ये सब बातें लिख ली? मिटा दूं अब इसको? जगह चाहिए मुझे। ये वेक्टर सब लिख लिया? चलो चलो मैक्स प्लैंक की इक्वेशन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से इसलिए बता रहा हूं। इसमें h जो है ये कहलाता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है? और इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ सागर? -34 जूल यूनिट जूल सेकेंड। ठीक है? और न्यू क्या होता है? न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है? इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। और सेकेंड इनवर्स। जल्दी में इतनी बात हर वक्त रटी होनी चाहिए। चलिए हो गया, बन गया। चलें आगे, मिटा दूं सब? चलिए तो अब देखिए क्या होगा। तो जब इसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, ध्यान से सुनिए, बस यही है जो कुछ भी कंक्लूजन है लास्ट 1 मिनट में बताऊंगा। 1 मिनट के अंदर इसको मुझे खत्म करना है। क्या कंक्लूजन है? देखिए शुरू करूं? यस। अब इसमें से एनर्जी निकल रही है लगातार, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी
घूमने की वजह से है। और वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। किसी को इस फॉर्मूले पे प्रॉब्लम तो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ते हैं। तो बताओ इंतजाम, इसकी एनर्जी कम कर दी तो इसमें कौन सी पार्ट कम होगा, वेलोसिटी कम होगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कम करूंगा तो मास तो कम होगा नहीं, और आधा जो नंबर है वो भी कम नहीं होगा, तो क्या कम होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, कि 10 टू द पावर 6 है तो क्या पहुंच जाएगी 10 टू द पावर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। एक बात ये हो। दूसरी बात आपने ध्यान नहीं दिया कि इसके ऊपर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या था, एम वी अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बोलो ये फॉर्मूला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो बाहर की तरफ लग रहा था। यार कोई नई चीज थोड़ी बता रहा हूं, यही तो था। क्लियर होगी बात। तो ये बताओ, स्पीड तुम कम करते जा रहे हो इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हो, तो ये फोर्स कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और फोर्स जब ये कम हो जाएगा तो ये वाला क्या कम हो रहा है, इसमें तो चार्ज आर सब बराबर है, इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा। तो ये वाला तो उतना ही है, और ये कम हो गया तो खींच लेगा अपनी तरफ, नहीं खींच लेगा तो क्या हो जाएगा फिर उसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन घूम करके क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। आगे बात समझ में। तो मालूम है कितना टाइम लगता है, लगेगा, कैलकुलेट किया 10 टू द पावर -8 सेकेंड। 10 टू द पावर -8 सेकेंड में एटम खत्म। क्यों खत्म हो गया, इसलिए कि उसमें से एनर्जी निकल रही थी। क्यों निकल रही थी, मैक्सवेल साहब ने कहा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, कहा नहीं था, प्रूफ किया था उन्होंने, पूरी थ्योरी है इसके ऊपर। सारा हमारा जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो मोबाइल से बात करते हो तो इसमें से कैसे हमारी जो है आवाज जो है उसमें बदल जाती है, और वो क्या कहते हैं फिर रेडिएशन निकाल करके वहां चला जाता है, सब मैक्सवेल थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। और ये उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन हिलता है, चलता है, उससे फिर वेव निकलती है, वो वेव फिर जाती है सैटेलाइट पे, फिर सैटेलाइट से जाती है तुम्हारे फोन में, तुम्हारे फोन में, तुम्हारे कान में। बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है, लेकिन सब सिंपल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकली, फिर से लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी डिक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि एनर्जी निकली, एनर्जी निकली तो वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया तो एटम क्या हो गया, कोलैप्स कर गया, एटम कोलैप्स। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई, बना लिया क्या एटम कोलैप्स होता है। अगर कोलैप्स होता तो तुम भी कोलैप्स, मैं भी कोलैप्स, एटम कोलैप्स नहीं होता। इसका मतलब फोर्स आपके मॉडल में ठीक है, वो गड़बड़ कितने दूर की, नेक्स्ट प्लेन में तो गड़बड़ निकाली, दूर की बोर ने, किसने, बोर मॉडल। तो अगला मॉडल हम क्या पढ़ने जाएंगे, बोर मॉडल। तो इसका लिख लो, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम कैसे स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिजिक्स वाला कर रहे हो तुम लोग, रिकॉर्ड नहीं कर